कि उमर साहब भी जिस तरह रूहुल्लाह साहब अभी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, तो आप धुआंधार स्ट्रोक जो हैं वो उमर साहब से भी देखेंगे। आगा रूहुल्लाह साहब को अगर आपने स्टडी किया है, वो एक जज्बाती किस्म के इंसान हैं। इस तरीके से दबाव पड़ रहा है, क्या उनका वो बांध जब्त जो बांध है वो टूटेगा नहीं? जज्बाती आदमी है मेरी तरह उमर साहब, आप देखेंगे एक दिन भड़क जाएंगे वो। से शेड्यूल्ड ट्राइब में पहाड़ी कबीले को शामिल करने से ही ये वबाल खड़ा हुआ है। इस कमेटी में एक ओपन मेरिट वाला नहीं होना चाहिए था जो इंसाफ कर पाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ों में बैठे दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद लगातार आगा सैयद रूहुल्लाह सरकार पर ये जोर दे रहे हैं कि जितने भी मैनिफेस्टो में, जितने भी मंशूर में वादे किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। शुरू में उन्होंने प्रिजनर्स का मुद्दा लेकर भी बातचीत की और वहीं पर ओपन मैरिट के लिए उनके दिल में भी दर्द जो है वो देखा गया। और आज के अगर दिन की मुनासबत से बात करते हैं, तो आज भी आगा सैयद रूहुल्लाह ने सीएम रेजिडेंस के बाहर एक बड़ा एहतजाज लीड किया है, जिस दौरान उन्होंने ओपन मैरिट के दर्द को जो है वो बयान किया है मीडिया के सामने। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब मौजूद हैं, जो कानूनदान हैं, जो कानून की समझ रखते हैं। बहुत शुक्रिया टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है कि आगा सैयद रूहुल्लाह जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो ये एक मुखालफत के तौर पर सामने आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज ओपन मैरिट को लेकर, हालांकि सब कमेटी भी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आगा सैयद रूहुल्लाह जो हैं वो रिजर्वेशन का ये जो अमेंडमेंट है उसको लेकर लगातार जो है कोई ना कोई बयानबाजी करते हैं। क्या समझते हैं आप इसको कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में ही ओपन मैरिट के लिए उनके दिल में कोई दर्द है? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि अगर आप शुरू से आगा रूहुल्लाह साहब को अगर आपने स्टडी किया है, वो एक जज्बाती किस्म के इंसान हैं। और सबसे ये बड़ी बात है कि वो कश्मीर के नौजवानों की और जो कश्मीर की जो सही में सियासत है उसकी अक्कासी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नौजवान जो हैं वो बार बार उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक्सप्रेसिव हैं, वो अपने अंदर बात रखते नहीं हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो लोगों की उनके ऊपर तवक्कुआत हैं उसको वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि लोगों ने उनको जिताया भी, मैंडेट भी दिया, तो अपनी एक किस्म की सियासी क्या अखलाकी ज़िम्मेदारी भी समझते हैं कि मैं लोगों के जज्बात की तर्जमानी करूं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बार बार वो अपनी लीडरशिप को भी याद दिलाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या थी, हमें उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। हमें जो लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं, हमें उन वादों पे उतरना चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस किस्म का मैंडेट असम्बली चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आया है, तो वो बार बार अपनी लीडरशिप को ये कहते हैं कि जो हमने मंशूर में अपनी चीज़ें लिखी हैं, उन चीज़ों को ऐसा ना हो कि कल को हमें अवाम जो है वो हमें पकड़े, क्योंकि दोबारा लोगों के पास जाना है। तो ये तमाम मसाइल जो हैं वो अपनी लीडरशिप के पास पेश करते हैं, लेकिन कुछ लीडरशिप की भी मजबूरियां हैं, क्योंकि एक तो फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। इश्यूज़ का जो रिड्रेसल है, कुछ इश्यूज़ का रिड्रेसल तो तभी हो पाएगा जब मुकम्मल तौर पर उमर साहब की सरकार ड्राइविंग सीट पे आएगी, जब मुकम्मल पावर्स होंगी। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन बन चुकी है कि एक तरफ से वो पार्टी के बीच में भी हैं और ये बार बार अपनी लीडरशिप को, ये मैं कहूँगा कि वो याद दहानी करवाते हैं, और फिर उसके बाद ये भी चीज़ें ओपनली वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 22 तक अगर ये इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद मैं आई विल जॉइन द प्रोटेस्ट। और मुझे लगता है शायद आज वो प्रोटेस्ट पे वहाँ पे थे गुपकार में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में। मैं इसमें एक चीज़ पॉजिटिव देखता हूँ कि जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, जो रिजर्वेशन का एक इशू बना है, देखिए हमारे
जम्मू में भी एक सेक्शन है जो ये कहती है कि रिजर्वेशन ओपन मेरिट की जो बात करते हैं, लेकिन जम्मू में इतना खुल के हमारे लोग, मैं आपको बताऊंगा, हमारे लोग सादा हैं बेसिकली। जम्मू में आप देखें कि जिस किस्म की सियासत है यहाँ पे, कोई भी इशू जो है ना वो स्नोबॉल नहीं होता, वो आगे बढ़ता नहीं है जिसे कहते हैं। लेकिन आप देखिए जब से असेंबली चुनाव हुए हैं, कश्मीर से लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन के ऊपर, और अल्टीमेटली कश्मीर में ऐसे लगता है कि जैसे सिविल सोसाइटी कम्युनिटी जो है वो इसके ऊपर डिबेट करना चाहती है, और उमर सरकार के ऊपर इसका एक दबाव भी है। उन्होंने 3 मेंबरी एक कमेटी भी इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट की है। लेकिन अब सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, जो जम्मू कश्मीर का हमारा जो पूरा देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, इसमें आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सबके लिए। और आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि फॉर एडवांसिंग द काज ऑफ जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते उनके राइट्स को। अभी भी आप देखिए बहुत बैकवर्डनेस है। तो अब आप सारी चीज़ों का बैलेंस आपको मेंटेन करना है, और साथ में ये भी मेंटेन करना है कि जो ओपन मेरिट है वो भी कत्ल नहीं होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को आप कंसोलिडेट कैसे होना है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि उमर साहब की सरकार को कोई ना कोई कॉल तो लेनी पड़ेगी। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि किस एक्सटेंट तक जो है वो रिजर्वेशन होंगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं उनको भी खुल के सामने आना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ग हैं जो रिजर्वेशन डिज़र्व करते हैं, कौन से वर्ग हैं जो रिजर्वेशन डिज़र्व नहीं करते। अगर रैशनलाइजेशन करनी है तो वो कहाँ से करनी है। अब देखिए अभी लेटेस्ट जो रिजर्वेशन मिली है वो पहाड़ी कबीले को मिली है। अब वो भी बड़े जज्बाती हैं, वो कहते हैं हमें तो 89-90 में ड्यू थी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने भी कहा कि ओपन मेरिट के शेयर के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी लग रहा है। तो क्या हम ये माने कि शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में पहाड़ी कबीले को शामिल करने के बाद ही ये वबाल हम देख रहे हैं? तो क्या सिर्फ उसके आने से, शेड्यूल ट्राइब में पहाड़ी कबीले को शामिल करने से ही ये वबाल खड़ा हुआ है? मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जहाँ तक तो पहाड़ी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन मिला है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो काफ़ी देर से कोशिश भी कर रहे थे। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन दी है तो मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट बर्निंग जो है वो एसटी कम्युनिटी, जो हमारे गुजर बकरवाल जो तबका है, उनको काफ़ी हुई। उन्होंने इसकी मुखालफत भी की और खुल के की। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनली पहाड़ीज़ की रिजर्वेशन जायज़ है या नहीं जायज़ है, इसका फ़ैसला जो है ये फ़ैसला करना है हाई कोर्ट में। आपको मालूम है कि जो हमारे रिनाउंड लॉयर हैं अनवर चौधरी साहब, उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट पटिशन की हुई है और बड़ी फाइनल स्टेज पे है। बहुत जल्द मुझे लगता है उसमें बहस होने वाली और फैसला भी आएगा कि जो पहाड़ी तबके को जो रिजर्वेशन मिली है वो कानूनन जायज़ है या नहीं, ये फ़ैसला अब कोर्ट करेगी। दूसरी एक सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताऊं कि एक इकनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर भी जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन SC ST से हट के लोगों के लिए दी गई है, जो कि इकनॉमिकली डाउन है। इकनॉमिकली जो वीकर सेक्शन हैं उनमें ओपन मेरिट के भी लोग हैं, तो वो उसको तो सुप्रीम कोर्ट तक कहा गया कि ये बहाल है कि मतलब अगर कोई वीकर सेक्शन है, इकनॉमिकली पुअर है, किसी भी कैटेगरी का है, तो उसको भी रिजर्वेशन मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखना ये है कि ये जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है, जो 3 रुकनी है, वो अपनी क्या रिकमेंडेशन देती है। और अब तो जिस तरीके से इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिसीजन तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप देख लें कि कश्मीर से तो खुल के आवाज़ें उठ रही हैं, हमारे जम्मू में भी काफ़ी, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं कि ओपन मेरिट जो है उसको ड्यू कंसीडर किया जाए। वो एक जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो लिमिट है उसको वायलेट ना किया जाए। तो आने वाले दिनों में
मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनने वाला है। शेख साहब, जैसे कि 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन वो जो 3 मेंबर हैं वो भी नहीं बोलते। वो कहते हैं कि अदालत में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे हमें समझ आएगी? देखिए, आज सुनने में आया कि उमर साहब ने भी कोई ट्वीट किया है या इसके ऊपर बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक तो जो हाई कोर्ट में जो मामला सब जुडिस है, वो एक तो मामला मैंने आपको बता दिया अनवर चौधरी साहब की जो पिटीशन है। तो इसका मतलब यही है कि अगर तो इस मामले को थोड़ा सा टाइम गेन इसमें करना है तो डेफिनेटली ये बात तो बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि मामला जो है वो कोर्ट में सब जुडिस है, और वाकई सब जुडिस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, इसके ऊपर हमें खुल के बात करनी चाहिए। देखिए, अगर जो लोग ओपन मैरिट की बात कर रहे हैं या रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनको ये खुल के आवाम को बताना चाहिए कि उनके पास क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अच्छा, कानूनी तौर पर हम देखें तो क्या हल है इसका? देखिए, कानूनी तौर पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात है एडवांसमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज़ की, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता है ओबीसीज़ हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, और कानून जो है इसमें तो अभी रिजर्वेशन जो है वो तो एक आप समझ लीजिए कि एक मुद्दा है, एक सेंटिमेंटल मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अहमद जी जो बात कहना चाहता हूँ, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आप देख लीजिए कि आज थोड़े से अल्फाज किसी एक टावरिंग लीडर के मुंह से निकले, आपने देखा पूरे देश में वबाल बना हुआ है। तो इस किस्म से सेंटिमेंट्स अटैच हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे भी दलित्स हों या एसटीज़ हों, ओबीसीज़ हों, उनको नाराज़ करना नहीं चाहती। आप देखिए, एक पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना सुप्रीम है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप देखिए हमारे भारतवर्ष की जो राष्ट्र, ये जो प्रेसिडेंट हैं, शी कम्स फ्रॉम ए शेड्यूल्ड ट्राइब बैकग्राउंड। इसी तरह बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज जो हैं, जो हमारे दलित समाज से लोगों के पास हैं, एसटीज़ कम्युनिटीज़ के पास हैं, ओबीसीज़ हैं, ठीक है। और मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही क्लेम करते हैं कि वो ओबीसी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम मैं ये कहूँगा कि ब्रश साइड नहीं कर सकते। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में यहाँ तो तमाम कम्युनिटीज़ हैं। आप देखिए, कश्मीर में अच्छी खासी तादाद जो है हमारे गुजर बकरवाल भाइयों की है। वहाँ पे कुछ सीटें हैं तो एसटीज़ के लिए भी वहाँ पे भी रिज़र्व हैं। और आप देखिए मियाँ अल्ताफ़ साहब, टावरिंग ट्राइबल लीडर, ही कम्स फ्रॉम कश्मीर ओनली। तो आपको सबकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई भी फैसला लें, चाहे आप रैशनलाइजेशन की बात करें, कुछ करें, आपको सबको सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद ही आपको अल्टीमेटली जो भी डिसीजन आपको लेना है आप लें। लेकिन एक कानून ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कानून नहीं है या कानून सेटल्ड नहीं है, बिल्कुल सेटल्ड है। अब जहाँ तक इशू आ गया एसटीज़ का और ख़ास तौर पर हमारे पहाड़ी कबीले का, तो वो तो मामला सब जुडिस है और इसके ऊपर तो कोई ना कोई फ़ैसला इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द आएगा। लेकिन ये है कि एक चीज़ में एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि यहाँ पे बात करना मुहाल हो गया था, ठीक है। आज लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, आज लोग बात कर रहे हैं, आज लोग इश्यूज़ को रेस कर रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। मुझे बड़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स अगर सड़कों पे भी आए तो पूरा मन तरीके से आए। अगर रूहुल्लाह साहब बात कर रहे हैं तो वो भी कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहे हैं। आज वहीद परा साहब भी वहाँ पे गए थे, मैडम इल्तिजा मुफ्ती भी वहाँ पे पहुँची थी। तो बात हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टूडेंट्स का इशू जो है वो अपनी तरफ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे सियासत का क्या अमल दखल है मुझे उससे नहीं लेना कुछ, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि लोग जो हैं वो अपनी जो इश्यूज़ हैं जो उनको लेकर सामने आए हैं। अल्टीमेटली हुकूमत को फ़ैसला लेना है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फ़ैसला लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि रूहुल्लाह साहब जो हैं वो जिस तरह एक क्रिकेट टीम होती है ना 10-11 लोगों की, कोई
आराम से बैटिंग करते हैं, कोई बड़ी धुआंधार बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक धुआंधार बैट्समैन है। तो वो तो शायद यही वजह है कि जब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बच्चों से कहा कि 6 महीने का मुझे वक्त दे दीजिए, तो 1 महीना उसमें से भी आगे से सैयदुल्लाह ने काट दिया कि सिर्फ 5 महीने हैं आपके पास, और अगर उन 5 महीनों में कुछ नहीं होता तो वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो आगे करते। जी देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है रूहुल्लाह साहब का, मैंने आपको पहले बताया है कि वो एक्सप्रेसिव है। वो मतलब पार्टी में रह के भी जो कोर इश्यूज़ हैं, जिनमें कई दफ़ा मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करती है कि उनको ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए या लाइमलाइट में ना लिया जाए, लेकिन रूहुल्लाह साहब बार बार लीडरशिप को उन इश्यूज़ की याद दहानी करवाते हैं कि हमें दोबारा लोगों में जाना है। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लीडरशिप को बार बार उनको याद करवाते हैं कि भाई हमें मैमथ मैंडेट दिया है लोगों ने, और हमने जो लोगों से वादे किए हैं हमें उन वादों पे उतरना चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि आप रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उनका ये बात है कि ओपन मेरिट जो है, ओपन मेरिट का भी जो कत्ल है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहूँगी मैं शेख साहब यहाँ पे कि जो कमेटी बनाई गई है 3 रुकनी कमेटी, उसमें अगर हम तीनों मेंबर्स की बात करते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज से आते हैं। जावेद अहमद राना की बात करते हैं एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ST1। अगर हम सकीना इत्तू की बात करती हैं वो भी बैकवर्ड इलाके से आती हैं, रिजर्व बैकवर्ड एरिया से आती हैं। और वहीं पर अगर हम सतीश शर्मा की बात करते हैं, उन्हें भी हाल में ही जो है वो रिजर्वेशन मिली है। तो आप क्या समझते हैं कि इस कमेटी में एक ओपन मेरिट वाला नहीं होना चाहिए था जिसको जो इंसाफ कर पाए? क्योंकि अगर हम देखें जावेद अहमद राना की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ST2 वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे? उनको लगेगा कि ST1 वालों के साथ इनजस्टिस हुआ है? जैसे कि हम देखते रहे हैं कि सियासत में अक्सर गुज्जर पहाड़ी करके सियासत का एक मकसद जो था जीतने का या अपना वोट बैंक तैयार करने का, वो किया गया है। तो आपको लगता है कि वो इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, ये जो कमेटी है इतना मुश्किल टास्क नहीं है। मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, जब मंशा हो कि किसी इशू को हमने रिजॉल्व करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो कोई बाइंडिंग नहीं होगी सरकार के ऊपर, वो एक रिपोर्ट होगी जिसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार जो है अल्टीमेटली जब कोई फैसला लेना है तो इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट कि उनकी जो सिफारिशात हैं वो किस सिफारिश को हम उसके ऊपर अमल करना है, इम्प्लीमेंट करना है या जिसको इग्नोर करना है। लेकिन उनको वर्कआउट करना चाहिए, उनको सबको सुनना चाहिए, उनको तमाम कैटेगरीज को भी सुनना चाहिए, उनको ओपन मेरिट वालों को भी सुनना चाहिए, तमाम जितने भी वर्ग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सबको सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देनी चाहिए। अच्छा, लोगों की बड़ी तवक्कात हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करे, लेकिन सरकार ये कहती है कि बिजनेस रूल वाज़िया नहीं है तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही सरकार को वो उसकी पुरानी पावर्स मिलेंगी तो सरकार इस काबिल होगी कि ये छोटे छोटे मसाइल जो हम देख रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, या बाकी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो हल हो पाएंगे? आप सही में इस वक्त उमर साहब ने कहा और कई लोगों ने कहा कि 2 पावर सेंटर हैं, ठीक है, कुछ हो नहीं पा रहा। देखिए, अभी सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट का इशू चल रहा है, एज रिलैक्सेशन का मामला है, 28 साल तक एज प्रिस्क्राइब की गई है। और आप देख लीजिए जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई सब इंस्पेक्टर्स की और जो अभी एडवर्टीजमेंट आई है, इसके बीच में 3 साल का गैप है। और आप देखिए जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का SRO 166 है 2005 में आया, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि हर साल 15 जनवरी तक तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज अपने डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको रेफ़र करेंगे। अब आप देखिए लास्ट एडवर्टीज़मेंट जो है और इस एडवर्टीज़मेंट के बीच में 3 साल का गैप है। क्या एक्सप्लेनेशन है कि आपने जो ईयर वाइज वैकेंसीज थी, अगर आप 3 साल पहले भी एडवर्टीज़मेंट करते तो ये जो बच्चे आज 31 के हो गए हैं, 30 के हो गए हैं, तो ओवर एज हो गए, तो उनको चांस मिलता पार्टिसिपेशन का। कहीं पे भी
ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। आप देखिए हमारे जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मैसिव मैंडेट मिला है, 29 MLA हैं, अब 28 रह चुके हैं राणा साहब के इंतकाल के बाद। आप देखिए कोई बात ही नहीं करता है, इनकी कोई इशू नहीं उठाता है। आप मुझे बताइए अगर 28 MLA जिनको जम्मू की आवाम ने मैंडेट दिया है, अगर वो जाके LG साहब से अपॉइंटमेंट सीख करेंगे और वो कहेंगे कि हमारे ये जो बच्चे हैं आप इनके लिए 2 या 3 साल रिलैक्स कर देंगे एज, तो आप मुझे बताइएगा हेवन विल नॉट फॉल, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोई इनके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इमोशनल इशू उठाने हैं, जब जज्बात को भड़काना है, उसके लिए सभी के पास वक्त है। लेकिन जिन बच्चों ने जिस जनता ने आपको इतना मैसिव मैंडेट दिया है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और अगर आप चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, ये डिपार्टमेंट जो है होम डिपार्टमेंट जो है ये LG साहब के पास है, और LG साहब हमारे जो हैं वो UP से आते हैं, ठीक है। तो उनको क्या दर्द है जो हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा है, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ जम्मू में, 5 वाइस चांसलर बाहर के हैं। जो इनकम्बेंट VC हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनको आपने एक्सटेंशन भी दे दी। लेकिन हमारे बच्चों का तो सोचिए LG साहब, कौन सुनेगा। देखिए रिड्रेसल नहीं है अल्टीमेटली, इतना मैंडेट, तभी तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर परेशान है। वो कहते हैं कि भी बिजनेस रूल्स नहीं है, उनके पास बच्चे जाते हैं रिप्रेजेंटेशन लेकर, फारूक साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप LG साहब तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, एक आम आदमी जो है वो पहुंच ही नहीं सकता LG साहब तक। बच्चे जो हैं, मैं आपके माध्यम से LG साहब से गुजारिश करता हूँ, ये जेन्युइन इशू है एज रिलैक्सेशन का, हमारे बच्चों को दीजिए रिलैक्सेशन, ठीक है। क्योंकि या तो ना कि आप टाइमली रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। 3 साल के बाद आप पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, तो 3 सालों में देखिए बच्चे जो हैं वो 28 से 31-32 तक पहुंच गए हैं। तो हु विल रेज दीज इश्यूज ऑफ आवर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स जो यहाँ पे आप देखिए अभी कांस्टेबल्स 4000 पोस्टें थी कांस्टेबल्स की, लाखों 5.5 लाख कैंडिडेट्स ने compete किया, और जिन्होंने compete किया है दे आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। आज हमारी बच्चियां जो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, नेट JRF हैं, वो दूर दराज इलाकों में कॉलेजेस में एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे 10,000 15,000 के ऊपर काम कर रही हैं। तो आप मुझे बताइए कहाँ है रिड्रेसल मैकेनिज़्म, कौन इन इश्यूज़ को रेस करेगा। आपने देखा कभी हमारे जो लीडर हैं, जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, जो आज MLAs हैं, ठीक है, आप कभी नहीं देखेंगे कि वो हमारे जेन्युइन ये डुगर प्रदेश के जो इशू हैं बच्चों के या कश्मीर के, सभी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कौन बात करेगा इनके लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज रिड्रेसल नहीं है। सभी कहते हैं कि भाई जिस कमिश्नर के पास जाते हैं, कोई UP का है, कोई राजस्थान का, कोई बिहार, उसको हमारे साथ कोई अपनायत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर पॉलिटिकल सरकार के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, ठीक है। और LG साहब तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर में अभी, तो आप देखिए अभी मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, अभी तो उमर साहब ने अभी तक बहुत सब्र रखा हुआ है, ये मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, ही इज़ वेरी कॉशियसली प्लेइंग, ठीक है। जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है, क्या उनका वो बांध जब्त जो बांध है वो टूटेगा नहीं? जज्बाती आदमी है मेरी तरह उमर साहब, आप देखेंगे एक दिन भड़क जाएंगे वो, और कोई बड़ी बात नहीं है। NC में समटाइम्स दे मे कम आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट आल्सो, वो कहेंगे कि ये सिलसिला नहीं, मैं ज़्यादा देर में हमें उमर साहब को एक मैसिव मैंडेट मिला हुआ है। आप देखिए वो चुप नहीं रहते, नौजवान है, गर्म खून है उनके अंदर, और वो ज़्यादा देर, अभी तक उन्होंने कहा, अभी महीना पहले उन्होंने अपने तमाम MLAs को कहा सब्र करो, स्टेट आने दो फिर देखेंगे। लेकिन ये जो रोज़ इश्यूज बनते जा रहे हैं, अब जैसे अभी ये एज रिलैक्सेशन का इशू है, आज बच्चे पूछते हैं, उनको ट्वीट करके पूछते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में सरकार जो है वो अकाउंटेबल होती है। इन्हीं लोगों ने तो आपको वोट दे के आज इज़्ज़त बख्शी है, ठीक। तो उमर साहब जो हैं उनकी सबसे अच्छी ये चीज़ है कि ही हैज़ बीन क्वाइट अपराइट। उमर साहब के ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं, और वो हमेशा बिल्कुल साफ शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में यकीन रखते हैं। लेकिन चलाएं कैसे, आप मुझे बताइए ना।
बात को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे और कब तक आप सब्र करेंगे। और एक शख्स जो चीफ मिनिस्टर है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे आने वाले दिनों में। अगर तो स्टेटहुड या पावर्स या बिजनेस रूल्स या कुछ सिलसिला नहीं आया तो मुझे लगता है आप देखेंगे कि उमर साहब भी, जिस तरह रूहुल्लाह साहब अभी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, तो आप धुआंधार स्ट्रोक जो हैं वो उमर साहब से भी देखेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील, जिनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला जो कि वज़ीर आला जम्मू कश्मीर हैं, उनके ज़ब्त का बांध भी कहीं ना कहीं टूटने को आया है, क्योंकि जोर जो दबाव जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार पर पड़ रहा है, तो ऐसे में जिस तरीके से आगा सैयद रूहुल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जज्बाती तौर पर सामने निकल आए हैं, इसी तरीके से हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी उमर अब्दुल्ला का यही हाल हो।